नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पंजाब में कोटपुरा गोलीकांड को लेकर के जब से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, तब से एक बार फिर से पंजाब की सियासत में भूचाल सा आया हुआ है। अब शिरोमणि अकाली दल ने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है और वहीं एसआईटी के चेयरमैन रह चुके कुंवर विजय प्रताप सिंह के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसा है जिसे वो इसलिए रिकॉर्ड में नहीं ला रहे हैं क्योंकि बेअदबी के मामले की पैरवी कर रहे 2 वकीलों को इस कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नत किया गया है और अदालत को इस बयान की कोई प्रासंगिकता समझ नहीं आती है। ये औचित्यहीन है, इसमें नाटकीयता है और इसीलिए अदालत ये पाती है कि कुंवर विजय प्रताप ने अपने बनाए डिजाइन को सिद्ध करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है ताकि उसका राजनीतिक लाभ ले सके। तो लगातार जिस तरीके से बेअदबी के मामले को लेकर के, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा रहा है और इस मामले में अभी तक कोई भी निष्कर्ष पर यह मामला जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी एसआईटी का गठन किया गया था मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से और अभी भी जिस तरीके से ये टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से की गई, तो उसके बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। हालांकि इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया सीएम कैप्टन की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मुख्य आरोपी जो है, जो सरकार जाने का वजह, जो एक अहम मुद्दा जो बताया गया था उस वक्त, वो ये भी माना जा रहा था और इसी वजह से अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की जो सरकार थी वो सत्ता से गई थी। और अब इस मामले में अकाली दल ने राहत महसूस की है और अकाली दल की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है पंजाब सरकार पर, कुंवर विजय प्रताप सिंह पर। और अब इसी बात को लेकर के एक बार फिर से सीएम कैप्टन के इस्तीफे की मांग शिरोमणि अकाली दल की तरफ से की गई है और इसके साथ साथ जो कि एसआईटी के प्रमुख थे कुंवर विजय प्रताप सिंह, उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बेअदबी का मामला एक महत्वपूर्ण मामला रहा था पिछली बार चुनाव में और अब एक बार फिर से चुनावी मौसम जो है वो लगभग आ ही चुका है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है पंजाब में विधानसभा चुनाव जब होने हैं, तो उसको लेकर के अब एक बार फिर से यह मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो टिप्पणी जो सामने आई, उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी बेकाबू हो चला है और कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी ने दिल्ली में हालात और भी खराब कर दिए हैं। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की बात कही है और सभी से ऑक्सीजन की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने यह कहा है कि केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की शिकायतें सामने आ रही हैं, मौतें हो रही हैं लोगों की। केजरीवाल ने यह कहा है कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। ऐसे में आपसे जो भी सहयोग हो सकता है जरूर कीजिए। उधर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के मामले को लेकर के कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर स्थानीय प्रशासन का हो, अगर उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि देश भर के अलग अलग अस्पतालों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। लेकिन दिल्ली में लगभग सभी अस्पतालों का यही हाल है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और अस्पतालों की तरफ से भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं कर सकते और अब इसको लेकर के बार बार दिल्ली की सरकार गुहार लगा रही है, कभी केंद्र सरकार से तो कभी राज्य सरकारों से। और अब एक बार फिर से पत्र लिखने की बात सीएम केजरीवाल की तरफ से कही गई है। उन्होंने
राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन कमी की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के सीएम केजरीवाल की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखने की बात कही गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी, मगर कोशिश में कहीं ना कहीं वो विफल हो गए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वायरस का खतरा बिल्कुल बना हुआ है दिल्ली के अंदर, और लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेडों की कमी हो रही है, अस्पतालों की हालत बिल्कुल बुरी हो चुकी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार जो है बार बार गुहार लगा रही है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई थी कि वैक्सीन की प्रक्रिया, यानी कि वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर दिया जाए, मगर उसके बाद में फिर बेडों की कमी होती गई। और यही चीज 2020 के अंदर भी देखने को मिली थी कि बेडों की कमी हुई थी अस्पतालों के अंदर। मगर जिस तरीके से बात करें अब ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कमी 2020 में नहीं हुई थी, मगर इस बार 2021 के अंदर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो रही है। और लगातार अस्पतालों के अंदर लोग बगैर ऑक्सीजन के मरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जयपुर गोल्डन अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी 20 से 25 लोग मारे गए, वो भी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी 25 लोग मारे गए, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिली थी, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जब बड़े अस्पतालों की ये हालत है तो छोटे अस्पतालों की हालत बिल्कुल खराब है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने अब हर राज्य के केंद्र सरकार के साथ साथ और राज्यों की सरकारों से भी अब गुहार लगाई है, उनको भी पत्र लिखा है। और लगातार यही कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की द्वारा कि उनकी मदद की जाए, यानी कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों की हालत बिगड़ रही है, मरीजों की हालत बिगड़ रही है। उसके लिए जो भी राज्य है वो अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या फिर वैक्सीन की हो या फिर किसी और चीज की हो, वो तमाम सुविधाएं अपनी तरफ से मुहैया कराएं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उनको विफलता नहीं मिली। जिस तरीके से लगातार वायरस का खतरा था बिल्कुल बढ़ता नजर आया, और समय रहते हुए दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी, मगर वो कहीं ना कहीं धरातल पर साबित नहीं हुई, और कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें सामने सबको से नजर आ रही है। मगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट से भी दिल्ली सरकार को फटकार लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से देखने को मिल रही है और मीडिया के माध्यम से हाई कोर्ट तक जा चुकी है ये इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। और हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि दोनों ही सरकारें मिलकर काम नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, ऑक्सीजन सप्लाई की जो बात कही गई है, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की भी बात कही गई है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार शायद इस बारे में, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के बारे में अभी तक विचार नहीं कर पा रही है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की दो कमियां रही। सबसे बड़ी कमी तो ये रही कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन अपनी नहीं है। तो अगर ये समय रहते हुए ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगा लिया गया होता है 1 साल पहले ही, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं आती। मगर दूसरी कमी की बात करें तो दूसरी कमी दिल्ली सरकार की खुद की कमी है, जिसके अंदर सख्ती से पालन कराना चाहिए था, समय रहते हुए सारी चीज कंट्रोल करनी चाहिए थी, मगर वो समय रहते हुए उन्होंने वो भी नहीं करा, और हालात कहीं ना कहीं बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। मगर जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बेशक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, और कहीं ना कहीं प्लांट, दिल्ली के अंदर प्लांट भी लगाया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं उस प्लांट के स्टार्ट करने के लिए, यानी समय रहते हुए स्टार्ट करना चाहिए था, मगर वो अब काफी देर हो जाएगी, और जब तक ऑक्सीजन मिलेगी जनता को, जब तक कहीं ना कहीं काफी देर हो जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के पास एक और कमी है, जो है सबसे बड़ी टैंकरों की, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अपने ऐसे टैंकर नहीं है जो कंपनियों के पास भेजे जाए और वहां से ऑक्सीजन की गैस जो है वो यहां तक मंगाई जाए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यही सोचती है कि केंद्र सरकार मदद करेगी, और केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ के बैठी हुई है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और अस्पतालों के अंदर बेडों की बिल्कुल कमी है और ऑक्सीजन की कमी है। मगर कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी यही कहता नजर आ रहा है कि बार बार मरीजों से कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे तो ही हम भर्ती करेंगे। और उसके बाद भी बेडों की कमी नजर आती है, क्योंकि एक एक बेड पर 2-2 3-3 मरीज पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं डॉक्टर भी परेशान है, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि वो संभालने से भी नहीं संभल पा रहा है, क्योंकि सरकारों की तरफ से लापरवाही है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि सरकारों ने कहीं ना कहीं इसके अंदर देरी करी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्थिति को पहले कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया था तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल इतनी डरावनी नहीं थी, मगर अब जाके स्थिति और ज्यादा डरावनी हो चुकी है। और इसके अंदर फिर दोबारा से कह रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम करेगी,
तो ही इससे बचाव हो सकता है, वरना इसी तरीके से लोग बाग मरते रहेंगे और इसी तरीके से राजनीति पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकती रहेंगी। जी जी, लेकिन राजीव, स्थिति ये आ चुकी है कि अब अस्पताल जो हैं वो बेड घटाने पर आ चुके हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकारों की, तो सरकार बार बार ये बात कहती रही कि हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन वाले बेड्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो अब इसीलिए बेड्स घटाने शुरू कर दिए अस्पतालों ने। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की प्रक्रिया की, तो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम ऑक्सीजन भी बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर बेड भी बढ़ा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों की हालत देखें तो कहीं ना कहीं, अगर एम्स की बात करें तो उसके अंदर पहले 1500 बेड थे, उसके वो घटाकर कहीं ना कहीं 600 बेड कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं स्थिति को और ज्यादा घटाया गया है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए था बेडों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाई जाए, मगर अभी तक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ही राज्य सरकारें गुहार लगा रही है और बार बार कहीं ना कहीं वही चीज स्थिति आ रही है कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं है और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उसका जो जनता का गुस्सा है वो डॉक्टरों को सबसे पहले झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ही कहीं ना कहीं एक ऐसा सहारा है जो मरीजों के लिए वो सबसे पहले जीवन दान देता था। मगर कहीं ना कहीं डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना ही ऑक्सीजन है, ना ही बेड है और ना ही सुविधाएं नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति जो सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, डॉक्टर भी उनकी तरफ ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ मदद करें, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो मरने वालों की वो भी बढ़ती चली जा रही है। मगर देखना है कि राज्य सरकारें कब सबक लेगी, क्योंकि सुप्रीम हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से फटकार लगी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, तो कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने चाहिए। मगर देखना होगा 26 तारीख को क्या हल्फनामा राज्य सरकार केंद्र हाईकोर्ट के अंदर देंगी। जी जी, और वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज्यों से भी मदद मांगी गई है, तो अभी तक कोई इस बारे में जानकारी है कि किसी राज्य सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया हो? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें राज्य सरकारों से मदद मांगने की, तो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की है। यहाँ तक कि सभी राज्यों के, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है और उससे कहीं ना कहीं मदद मांगने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा कि ये मदद कब तक मिलेगी, क्योंकि समय रहते हुए अगर मदद नहीं मिली तो कहीं ना कहीं खामियाजा फिर भी भुगतना पड़ेगा और उसकी कहीं ना कहीं खामियाजा को पूरा करने का, क्योंकि एक परिवार से अगर एक जीवन जाता है तो उसकी खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हालात बिल्कुल खराब है। और दिल्ली सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, वो कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं और कब जाकर के दिल्ली सरकार की नींद जागी है। मगर कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कितनी सुविधाओं को मुहैया करा सकती है, ऑक्सीजन की कितनी पूर्ति कर पाती है, मगर अभी भी तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। जी जी, और वहीं अगर कोरोना की स्थिति की बात की जाए राजीव, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कितनी बड़ी संख्या में ये संक्रमण जो है दिल्ली में फैल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की वहां मौत हो रही है, क्योंकि मौत के मामले में रिकॉर्ड हर दिन टूट रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की, तो कोरोना की वजह से तो लोग बाग मर ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। मगर कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसकी वजह से भी लोग बाग मर रहे हैं। मगर मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। रोज पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, लगभग 28,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। मगर स्थिति को संभालने के लिए फिर राज्य सरकारों से उम्मीद की जा रही है, डॉक्टरों की तरफ से भी, अस्पतालों की तरफ से भी, कि राज्य सरकार जो है वो कोशिश करे और कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया कराए। मगर कहीं ना कहीं जब तक बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बढ़ाए जाएंगे, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं पूरी दी जाएगी, तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। जी दिल्ली में लॉकडाउन है और लॉकडाउन को लेकर के भी कई जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि बाजारों में खुद व्यापारियों ने ही बाजारों को बंद रखने की बात कही है और इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ाने की भी अपील की जा रही है। अब जनता की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यही स्थिति हमने एक हफ्ते पहले भी देखी थी, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद व्यापारियों ने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का सहयोग दिया और खुद अपने अपनी मार्केटों को बंद करने का ऐलान किया। मगर वही चीज आप दोबारा से सामने आ रही है, क्योंकि जैसे कह सकते हैं जो लॉकडाउन था, मिनी लॉकडाउन, वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि आज रविवार है और मंडे की सुबह 6 बजे तक इसका ऐलान किया गया था। मगर देखना है कि व्यापारी जो है वो अपनी तरफ से कितना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की बात करें तो मार्केटों को बंद करने का बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है, मार्केटों को नहीं खोला जाएगा। मगर बात करें बड़े मार्केटों की, करोल बाग मार्केट के व्यापारियों ने भी बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि हम दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ है और हर तरीके से अपनी तरफ मार्केटें बंद रखेंगे, ताकि व्यापारी जो है वो मार्केटों में नहीं आए
और वायरस का खतरा कम से कम हो। मगर कहीं ना कहीं और मार्केटों की बात करें, सदर बाजार की मार्केट की बात करें या फिर चांदनी चौक मार्केट की बात करें, वो भी बंद करने के लिए तैयार है। हर तरीके से दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और सबसे पहले उससे पहले ऑक्सीजन की कमी होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फिर मिलकर काम करना होगा, क्योंकि 2020 में भी कहीं ना कहीं मिलकर ही काम किया था और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी उसको रोका था। मगर अभी की जो बात करें 2021 की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फिर मिलकर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है ऑक्सीजन की हो या फिर वैक्सीन की हो या फिर कहे कोरोना की हो, इन सभी परेशानियों से निकलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा और संयम से काम करना होगा। जी राजीव, क्योंकि स्थिति इसलिए भी ज़्यादा भयावह हो जाती है जब सत्ता संभालने की बात आती है तो केंद्र सरकार कहती है कि नहीं, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में जो उपराज्यपाल है वो सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार इस मसले को लेकर के काफ़ी सियासत हुई और अब जब जिम्मेदारी संभालने की बात आई, जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, तो एक दूसरे पर क्यों टाला जा रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज बिल्कुल साफ कहा गया कि जिस तरीके से राज्यपाल के हाथ में पहले केंद्र सरकार ने सारी चीज दे दी, बागडोर सारी राज्यपाल के हाथ में दी, यानी कि एलजी के हाथ में दी, और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, क्योंकि अब सारी जो जिम्मेवारी है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाल दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो सारे दायित्व थे वो कहीं ना कहीं एलजी को दे दिए गए थे। और लगातार एलजी साथ से ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार उम्मीद करते थे, और कहीं ना कहीं जो बैठक की गई थी लॉकडाउन लगाने की या फिर किसी भी और भी तरीके की, सारी बैठकों के अंदर एलजी साहब को बिल्कुल उपस्थित किया गया था, जहां तक उनके सामने रखी गई थी। मगर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फिर दोबारा से राजनीति सीख रही है और कहीं ना कहीं सीधे सीधे एलजी का जो अधिकार था वो एलजी को ही अब जिम्मेवार बनाना चाहिए था, मगर केंद्र सरकार ने अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार बना दिया कि उनकी वजह से, खामियों की वजह से इस तरीके की परिस्थिति बनी है। मगर कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में खुद कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो हाथ खाली बैठे वो, और कहीं ना कहीं और राज्य की सरकारों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो मदद का हाथ दिल्ली के लिए बढ़ाए। मगर देखना होगा वो मदद का हाथ कब तक बढ़ेगा और दिल्ली सरकार खुद अपने पैरों पर कब तक खड़ी हो पाएगी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस ने एक फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो कि कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। वहीं विश्वव्यापी कोरोना संकट के इस काल में अमेरिका के लोगों को करोड़ों का चूना लगाने का काम भी कर रहे थे। कॉल सेंटर के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं 10 आरोपी अभी फरार भी बताए जा रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को समन देकर के जांच के लिए बुलाया गया है।
डीसीपी महेश रेड्डी के अनुसार ये लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चला करके यहाँ पर लोगों को लूटने का काम करते थे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। अगर आपने ऑर्डर नहीं किया होगा तो आसपास के कौन से भी दुकान से आप अमेज़न का गिफ्ट कार्ड लेके आइए, नहीं तो गूगल पे का लेके आइए, नहीं तो वॉलमार्ट का लेके आइए। ऐसा उनको कहते हैं। वो आसपास में जितना उसका कैपेसिटी है, जो सामने वाला का कैपेसिटी है, उस हिसाब से $600 से शुरू करके $200, $100, $50 उसने गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद उसका क्रीडेंशियल, गिफ्ट कार्ड का उसका जो भी नंबर है उनके पास से लिया जाते। लेने के बाद उसका जो क्रीडेंशियल्स लेने के बाद इसको आगे का दूसरा आदमी को पास भेजते, प्रोसेसर बोलते हैं इनको, जो सामने उनको भेजते गिफ्ट कार्ड का क्रीडेंशियल्स। ये सब प्रोसेसर आदमी है, सामने उसको एनकैश करते हैं। एनकैश करने, कुछ अमाउंट एनकैश करने के लिए उसको थोड़ा परसेंटेज लेके बाकी अमाउंट इनको हवाला थ्रू इनके पास वापस भेजते थे। फिर ये पूरा कार्रवाई इस प्रकार से उसका इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 महीने से चल रही थी और सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने पे हम कल रात में उसके ऊपर एक फेक कॉल सेंटर वहां पर चला रहे थे बड़ी संख्या में और ये लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग मुंबई में बैठ करके अमेरिका के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, अमेरिका के लोगों को ठग रहे थे। यहाँ से 10 लोग फरार बताए जा रहे हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको समन दिया गया है, जांच के लिए बुलाया गया है। कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी भी इस पूरे मामले में है और इसीलिए उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर चल रहा था, लूट का एक गैंग, साइबर क्राइम इसे कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में, क्योंकि एक बड़ा गिरोह इसे कहा जा सकता है जो यहाँ पर ठगी करने का काम कर रहा था, वो भी अमेरिका के लोगों को मुंबई में बैठ करके ठग रहे थे और कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोरोना नियमों की शिकायत मिली पुलिस को, उसके बाद ये पता चला कि वहां पर कितना बड़ा काम चल रहा है। देखिए, मुंबई की अंधेरी एमआईडीसी पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पे छापेमारी की थी। इस दौरान सबसे पहले अंधेरी एमआईडीसी पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है जिसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बावजूद भी देर रात 1 बजे के आसपास एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी, किसी कोविड नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए छापेमारी की गई थी। इस दौरान जब मुंबई डीसीपी जोन 10 के महेश रेड्डी ने छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर में मौजूद 15 लोगों की मौजूदगी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद छानबीन की गई तो पता लगा कि यह फर्जी कॉल सेंटर न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा, बल्कि एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को जो है कॉल किया जाता था। इस कॉल के दौरान उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट से कोई महंगा गिफ्ट खरीदा गया है, अगर आप इस गिफ्ट को नहीं लेते हैं तो आपके अकाउंट से बड़ी रकम कट जाएगी, इसके लिए आपको गिफ्ट कार्ड लेना होगा। तो गिफ्ट कार्ड के नाम पर उनसे डेटा लेते थे और डेटा के जरिए उनके अकाउंट से लाखों रुपया वसूल कर लेते थे। ऐसे में सैकड़ों लोगों की इस तरह की जानकारी मिली थी, जिससे वजह से मुंबई डीसीपी जोन 10 ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 10 लोग फरार बताए जाते थे। उसके अलावा 109 मोबाइल, 13 गैजेट्स, उसके बाद कई हार्ड डिस्क के अलावा वाईफाई के तमाम जो राउटर है वो बरामद किया है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। जी सत्यप्रकाश, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और उनसे, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों को समन दिया गया है, जांच के लिए बुलाया गया है, तो उनकी क्या कुछ संलिप्तता बताई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से 4 लोग इससे मुक्त सरगना है जो कॉल सेंटर को अंजाम देते थे। ऐसे में जो पैसे उनके अकाउंट में आते तो हवाला के जरिए डॉलर के रूप में मंगाए जाते हैं, जिससे किसी को शक भी न हो। ऐसे में जो विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, उस सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिकी जो ट्यूनिंग होती है उसके माध्यम से वो लोग अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाते थे और उनसे बड़ी रकम वसूलते थे।
सत्य प्रकाश, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? किस लिए ये सिर्फ क्या ये लोगों को लूटने के लिए ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, या फिर इसकी संलिप्तता किसी और मामलों में भी है? जाए तो बेहतर है। देखिए, कोरोना काल के दौरान शॉर्ट मनी हर कोई चाहता है। ऐसे में ये तमाम जो शातिर अपराधी हैं वो सिर्फ लूटने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह से को अंजाम देते थे। हालांकि ये कॉल सेंटर न तो किसी परमिशन के तहत चलाया जा रहा था, न तो किसी दस्तावेज के जरिए इनको बताया गया था कि ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से गैदरिंग की जानकारी मिली थी, यानी कि कोरोना काल के दौरान 188 के तहत जो कार्रवाई हो रही थी, इसकी जानकारी मिली थी। डीसीपी ने इसकी जो छापेमारी की थी, लेकिन जो तहकीकात में जानकारी मिली है कि इसमें कई लोग शामिल है। ऐसे में मुंबई डीसीपी ने करीब 100 लोगों को जो समन भी किया है इसमें पूछताछ के लिए। फिलहाल अब पूछताछ में एक खुलासा हो पाएगा कि और कितने लोगों को इन लोगों ने चुना लगाया है और कितने लोग इसमें शामिल है। जी, इसके अलावा ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इस बारे में कोई जानकारी? ये मुंबई धारावी के सब रहने वाले हैं और वहीं आसपास के इलाके के लोग रहने वाले हैं, जिससे जानकारी मिले। फिलहाल मुंबई डीसीपी महेश्वर रेड्डी ये जानकारी निकालने में लगे हैं कि बाकी लोगों का क्या क्या काम था, क्या क्या रोल था, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर मिलेगी। सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था और इस फर्जी धंधे का भंडाफोड़ अब कर दिया है मुंबई पुलिस की तरफ से, और अब इसमें आगे भी जांच जो है वो चल रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।